नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल हिस्ट्री के 3 मार्कर देखेंगे और किस तरीके से लिखना होता है आप ये देखेंगे। 2020 मेंस के हिसाब से 2 लाइन में कैसे लिखेंगे, और अगर आपको नोट्स बनाना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस हिसाब से भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आप यहाँ से नोट्स बनाइए या फिर आंसर राइटिंग करिए और ये एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से लिखेंगे और कम शब्दों में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मार्कर आपको सभी को पता है कि सभी स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, यूपीएससी भी पूछता है। तो आप यहाँ से देख करके अपना जो 3 मार्कर का सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 मार्कर बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि आपने पढ़ा इतना सारा होता है कि कुछ चीज़ें याद होती है, कुछ चीज़ें याद नहीं होती है। तो अब 3 मार्कर कुछ लोगों के पास अगर हो, पहले से बने तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से बना लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से बना लेंगे, यहाँ थोड़ी मेहनत करेंगे तो वहाँ आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्कर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये मान लीजिए कि ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अग्निष्टोम यज्ञ। तो इसे 3 पॉइंट में लिखा गया है या 3 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर किसी को यहाँ से नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके हिसाब से। अब 2020 में किस प्रकार से लिखेंगे उसे भी एक पेज में लिखा गया है, उससे भी आपको बता देंगे। तो इस तरीके से एक बार देख लीजिए और फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको 2020 के हिसाब से 2 ही लाइन में चाहिए 3 मार्कर, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट चाहिए, जिससे कि आप वहाँ अगर 3 पॉइंट पढ़ के जाएंगे तो 3 में से 2 याद जरूर आ जाएंगे, लेकिन अगर 2 ही पॉइंट पढ़ के जाएंगे तो 2 में से 1 भी याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या करना है। तो देख लेते हैं अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में क्या लिख सकते हैं आप। कि पहले लिख सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ था, यह प्रचलित था। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, यह सोम यज्ञ का एक प्रकार है, 5 दिवसीय यज्ञ है। ये इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से है, ठीक है। और 5 दिवसीय यज्ञ आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इसका बाद दे सकते हैं कि इसका उल्लेख किस में है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते थे कि उल्लेख कहाँ मिलता है इसका। ठीक है, तो उल्लेख करके डैश करके आप लिख सकते हैं स्कंद पुराण में, एक भी लिख सकते हैं, या फिर आपका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा समय तो आप ज़्यादा दे दीजिए, अन्यथा आप एक भी लिख देंगे कि स्कंद पुराण शुक्ल यजुर्वेद या ऐतरेय ब्राह्मण, तो सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका उद्देश्य लिख देंगे आप कि क्या है, स्वर्ग प्राप्ति हेतु और पितृ की संतुष्टि हेतु, ये 2 हो गया इसका। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हुई थी इसकी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को 2020 के मेंस के हिसाब से आप कैसे लिखेंगे 2 लाइन में, तो उसका यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से चलाना है, ज़्यादा पॉइंट चाहिए या फिर सीधे 2 पॉइंट में ही आंसर चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। अब उल्लेख मिलता है महाभारत में, ये लिख सकते हैं स्कंद पुराण, महापुराण और महाभारत, है ना, ऐतरेय ब्राह्मण, जो नाम आपको याद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या है, स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ था। यहाँ पर अपने उद्देश्य बता दिया, उत्पत्ति बता दी, इसके बाद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई और अधिकारी बता दिया कि अग्निहोत्री ब्राह्मण। 2 लाइन में हो गया यहाँ से कंप्लीट। तो 2020 का जो मेंस है उसके हिसाब से आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमा मार मार के लिख सकते हैं। तो इन्होंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा से किए जाने वाला यज्ञ, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा से किए जाने वाला यज्ञ, तो यहाँ पे आप डाल सकते थे कि उद्देश्य करके भी डैश मार के कर सकते थे। ठीक है, तो वहाँ पे भी डैश मार करते तो आराम से काम हो जाता आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना जगह बच रहा है तो उद्देश्य करके भी डाल सकते थे, तो उसको स्पेसिफाई हो जाता है कि इसमें लिखा क्या क्या उसने, और उसके अंदर अंडरलाइन कर देते आप। तो जैसे उद्देश्य लिख करके आप अंडरलाइन करेंगे, उत्पत्ति करके अंडरलाइन करेंगे और अधिकारी करके अंडरलाइन करेंगे और उल्लेख, तो उसे दिखेगा सीधे एग्जामिनर को कि 4 चीज़ें उसने डाल दी है 2 लाइन में और क्या चाहिए ज़्यादा, तो 3 में से 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, अन्यथा आपको 1.5 नंबर या 2 नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से बता दिया गया है और बाकी आप 3 पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और आपके कमेंट के हिसाब से ही होगा जो कुछ होगा। ठीक है, कि 3 पॉइंट बताना है या फिर इस हिसाब से 2 लाइन में बताना है। ठीक है, इसके बाद है मुंडन संस्कार। तो क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। शिशु के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष के अनुसार ये संस्कार किया जाता था। ठीक है, हिंदू धर्म के हिसाब से कौन सा संस्कार ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदू धर्म में ये 8वां संस्कार है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य बता दीजिए। फिर उसके बाद पूर्व जन्म के श्राप, ऋणों, पाप कर्म से मुक्ति हेतु और संतान की बुद्धि संपुष्टि हेतु किए जाने वाला संस्कार है ये। ठीक है, तो इतना आप बुद्धि संपुष्टि करके पूर्ण विराम भी मार सकते हैं। वैज्ञानिक कारण देख लेते हैं इसके बाद कि क्या है इसका। सूर्य किरण जिसमें विटामिन डी होता है, सभी को पता है, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया।
ठीक है। और फिर क्या है, सूर्य किरण प्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क की शिकाओं में प्रवाहित होती है। मुंडन सरकार इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब आपको पता है कि पूरे बाल दे दिए जाते हैं तो कि सिर पर कोई भी बाल नहीं होगा, और जब सिर पर कोई भी बाल नहीं होगा तो धूप पड़ेगी, सूर्य की धूप पड़ेगी, जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण में फायदेमंद होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद रचना की है, इसके रचयिता कौन है, तो महिषदास ऐत्रेय। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है ये। ठीक है, और क्या है अगला पॉइंट, राज्याभिषेक के नियम, पुरोहित का महत्व इसमें वर्णित है। ठीक है, क्या क्या उल्लेख है इसमें बता दिया आपने। इसका क्या बता सकते हैं आप, राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और इंद्र महाभिषेक सनुसेव का आख्यान वर्णित है इसमें। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में आप इतनी चीज बता सकते थे। इसके बाद है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो 3 मार्कर के हिसाब से जितने भी बन सकते हैं वो सब लेके आए हैं, वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, सभी आपके सामने कवर किए जाएंगे और 3 मार्कर सीरीज़ को कंप्लीट कराया जाएगा। बस अर्थ है आप अच्छे से सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, अन्यथा आपका वीडियो मिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह ऋग्वेदिक काल में प्रचलित विवाह के प्रकार थे। ये पहली बात बता दी आपने, समय की किस समय प्रचलित था, ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके बाद है कि अनुलोम, अनुलोम से क्या तात्पर्य आप बता देंगे कि उच्च वर्ण के पुरुष तथा निम्न वर्ण की कन्या का विवाह ही क्या होता है, अनुलोम विवाह होता है। और जबकि अब प्रतिलोम भी बता दीजिए इसमें कि इसका ठीक विपरीत प्रतिलोम विवाह होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इसके अलावा क्या है, वर्तमान में भी प्रचलित है यह प्रथा। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम के तहत इसे मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है, नियोगी प्रथा है। नियोग प्रथा क्या है कि देख लेते हैं। वैदिक कालीन प्रथा है ये, पहली बात आपने बता दी, फिर कॉमा करके बता दिया कि सर्वप्रथम मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ उल्लेख मिलता है, किस समय की प्रथा है, समय बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बताएंगे तो आपका एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फिर क्या है कि आपको मार्क्स भी पूरे मिलने की गुंजाइश हो जाती है। फिर उसके बाद वैसे उद्देश्य बता सकते हैं, फिर प्रक्रिया भी बता सकते हैं। और उद्देश्य में क्या है कि संतानोत्पत्ति के लिए की जाती थी ये प्रथा। ठीक है, प्रक्रिया क्या है कि पति की अकाल मृत्यु या संतानोत्पत्ति में अक्षम होने पर स्त्री अपने देवर या समगोत्री उच्च कुल पुरुष के द्वारा गर्भ धारण करती थी। ठीक है, तो ये प्रथा हो जाएगी नियोग प्रथा। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, बोगोज गोई अभिलेख। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, बोगोज गोई अभिलेख। ठीक है, तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट देख लेते हैं कि 1400 ईसा पूर्व में इसका उल्लेख मिलता है। और क्या है ये, इसका समय क्या है, 1400 ईसा पूर्व है। एशिया माइनर से मिला ये, जो कि आधुनिक तुर्की में स्थित है। ठीक है, और क्या है, इसमें 2 कबीलों खत्री और मितन्नी के मध्य संधि उल्लेखित है इसमें। ठीक है, भोजगोई अभिलेख में किसके किसके कौन कौन से 2 कबीले जिनके मध्य संधि का उल्लेख किया गया है, खत्री और मितन्नी। संधि की रक्षा हेतु साक्षी देवता कौन कौन से थे, इंद्र थे, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, आर्यों का आगमन का उल्लेख मिलता है यहाँ पर कि 1500 ईसा पूर्व में अभिलेख के अनुसार। ठीक है, तो ये भोजगोई अभिलेख हो गया। एशिया माइनर लिखना जरूरी हो जाएगा, समय लिखिए, उसमें क्या उल्लेख है ये बताइए। ठीक है, कॉमा मार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है मारुत। इसके बाद है मारुत। मारुत देख लेते क्या होता है। ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। ठीक है, आंधी तूफान संबंधित अंतरिक्ष देवता है ये। ऋग्वैदिक 33 देवताओं में से एक थे। ठीक है, और कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, यास्क कृत निरुक्त में वर्णन है इसका। इंद्र के अनिष्टों के विनाश में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है, पूषण। पूषण देख लेते हैं कि पूषण किसके देवता थे। ऋग्वैदिक काल में आकाश का देवता था। कौन, पूषण। ये आपने बता दिया कि क्या थे, पशुओं से संबंधित थे। इसके बाद क्या है, बकरों द्वारा पूषण या रथ खींचने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अदिति। अदिति के बारे में देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक देवताओं के वर्ग आकाश के देवता में सम्मिलित थे, सार्वभौम प्रकृति की देवी थी और आर्य द्वारा पूजित थी। ठीक है, तो आर्य इनकी पूजा करते थे। और दूसरे तरीके से आप क्या ले सकते थे इसको, अदिति को, कि ऋग्वैदिक कालीन देवी थी, ऐसे आप बना करके ले सकते हैं फ्लो चार्ट। बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी थी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि देवताओं की माता भी कहा जाता था इसे, वरुण मित्र की। ठीक है, इसका देखते हैं पूषण, तो आपने देख लिया था। उषा के बारे में देख लेते हैं कि उषा कौन थी।
ऋग्वैदिक कालीन देवी थी, ये ठीक है, आप एक पॉइंट में बता दीजिए। भोर की देवी थी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रकाश, उत्साह, चेतना एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाली देवी थी, उषा के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या है देख लीजिए, दास प्रथा है। तो दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है और 7 प्रकार के दास बताए गए यहाँ पर, ठीक है। युद्धबंदी ऋणग्रस्त व्यक्ति को दास बनाया जाता था, ठीक है। वैदिक काल उत्तर वैदिक युग के राज परिवारों में प्रचलित थे, किंतु निकृष्ट कार्य वर्जित था, इसके द्वारा निकृष्ट कार्य नहीं करवाया जाता था, ठीक है। तो दास प्रथा के बारे में आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट ले सकते हैं और लिखना भी चाहिए आपको कायदे में कि उन्मूलन कब हुआ था। तो 1843 का जो एक्ट था, आपको पता है, लॉर्ड एलन बरो थे उस समय गवर्नर, तो उस समय इसका उन्मूलन कर दिया गया था। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, ठीक है। इसका देख लीजिएगा, इसका क्या है, नेक्स्ट है नारद स्मृति। नारद स्मृति के बारे में बता दीजिए कि रचनाकाल क्या है, 207 से 550 ईसा पूर्व। देवर्षि नारद द्वारा व्यवहारिक विषयों का निरूपण किया गया था। इसमें न्याय, वेतन, उत्तराधिकार, अपराध, ऋण, क्रय विक्रय, संपत्ति आदि पर विषय पर विधि लिखी गई है, आदि पर विधि है, ठीक है। दासों का उल्लेख इसमें मिलता है नारद स्मृति में। इसके बाद क्या है, देवदासी प्रथा है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका बता दीजिए कि ईश्वर की दासी है। दूसरा क्या है, दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 13 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को मंदिर में ईश्वर की सेवा हेतु सौंप दिया जाता था। देवदासी आजीवन अविवाहिता रहने हेतु बाध्य होती थी और भारत में 2010 से प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी इसका उल्लेख मिल जाता है आपको। कर्नाटक में ये प्रथा अभी भी प्रचलित है। तो इसका न्यूज़पेपर की कटिंग आज ही मैंने डाली है ग्रुप में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले करके यहाँ पर एक पॉइंट डाल देते तो भी फायदा हो जाता है ना। उनका कार्य भी बता सकते हैं कि मंदिरों की देखरेख करना, साफ सफाई करना, भगवान की सेवा करना, पूजा करना, है ना, इस टाइप की चीज़ें बता सकते थे आप। इसके बाद है सती प्रथा, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसमें, जीवित विधवा को मृत पति की चिता पर जलाना सती प्रथा होती थी। फिर इसका प्रथम साक्ष्य बता सकते हैं कि कौन सा अभिलेख था, 510 ईस्वी का एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त गुप्त वंश से संबंधित था, ठीक है, जिसमें इस प्रथा का उल्लेख किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय का नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इसका उन्मूलन हुआ था, ठीक है, 1829 में। तो उल्लेख कब मिला, पहली बात ये बता दीजिए। दूसरा है कि उन्मूलन कब हुआ, ये भी बताना है आपको। और इसमें क्या है, किस तरीके से क्या किया जाता था, वो बता दिया आपने, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आर्य देख लेते हैं कि आर्य क्या होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक। वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता कहलाते हैं ये। और क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश में निवास स्थान था इनका, 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए थे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि लिपि से अपरिचित थे ये, अतः क्या स्रोत साहित्य, मतलब जो सुने हुए साहित्य है, वेद उपलब्ध है, उसी में इनका उल्लेख मिलता है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपको पता है कि आर्यों की राजनीतिक प्रशासनिक जानकारी का उल्लेख मिलता है। तो ये आर्य के बारे में लिख सकते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक कालीन जो 3 मार्कर थे वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल के जितने वंश हैं उनके बारे में देखेंगे। तो 3 मार्कर कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम मेंस के हिसाब से ही चलाएंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से जब आप लोग बोलेंगे और आप एक वोट काउंट करवा लेंगे कि प्रीलिम्स के हिसाब से कौन सी यूनिट चलाना है, तो पोल पोजीशन करवा लेंगे, तो उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा, तो उससे भी हम पैरेलल चला लेंगे, ठीक है। प्री और मेंस दोनों का चला लेंगे, खासकर 3 मार्कर की सीरीज सबसे पहले ख़त्म करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।